हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और हर एक शिफ्ट में ग्रुप डी का 1 से 2 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था के आ रहे हैं। तो इसलिए जो ग्रुप डी वाले हैं वे तो अभी एकदम इसको 100% कंप्लीट देख के ही जाइएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसको अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन आपका समिति से पूछा जा रहा है, आर्टिकल पूछा जा रहा है, अनुच्छेद पूछा जा रहा है, ठीक है, संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। तो ये सब सारे कुछ हम लोग यहाँ पर एकदम फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में एक एमसीक्यू भी कवर करेंगे, जिससे एकदम पूरी फुल्ली एकदम बढ़िया तरीके से आपका पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एकदम बढ़िया तरीका से हम लोग पढ़ते हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था क्या है। आपको पता होगा कि सबसे पहले 1882 में एक बार लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लाया था। ठीक है, वही स्थानीय शासन व्यवस्था जो है अभी पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण स्तर जो है, गांव का स्तर को मजबूत करना पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य स्तर है, मुख्य उद्देश्य है। यानी कि मतलब है कि जो गांव स्तर पर जो ग्रामीण है उसको प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ना, ठीक है, वही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो यह हमारे संविधान के भाग 9 में, अनुसूची 11 में और अनुच्छेद 243 के अंदर आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, तो भाग 9, अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 11 और अनुच्छेद पूछा जाए तो 243। तो यही 3 पॉइंट से ही तो पहला नंबर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एक समिति आया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। जरूर याद रखिएगा ये समिति कब आया था, क्योंकि एग्जाम का अभी ग्रुप डी का चल रहा है और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आया है। तो बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में। और इस समिति ने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया। मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए वो 3 स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वकालत किया बलवंत राय मेहता समिति ने। तो पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किया, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किया। ये 3 स्तर क्या था, एक ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, ये ब्लॉक स्तर पर होते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो ये तीन जो है त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की, जिसमें एक है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर होते हैं, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होते हैं और जिला परिषद जिला स्तर पर होते हैं। देखिए जो ग्राम पंचायत होता है ना, इसमें प्रमुख कौन होता है, मुखिया। ग्राम पंचायत में मुखिया होते हैं, हेड। ठीक है, पंचायत समिति में हेड कौन होते हैं, प्रमुख, और जिला परिषद में अध्यक्ष। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंदर जब चुनाव होते हैं तो कौन क्या बनते हैं, मुखिया, और पंचायत समिति में क्या, प्रमुख, और जिला परिषद के अंदर क्या आते हैं, अध्यक्ष। देखिए ये पॉइंट जरूर याद रखिए यहाँ पर कि जो मुखिया का चुनाव होता है ना, यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वोट दे करके किया जाता है। ठीक है, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद का जो चुनाव है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से होता है, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, अभी हम उद्देश्य बता चुके हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब कि ग्रामीण स्तर को व्यवस्था में सुधार करना और ग्रामीण सत्ता को, ठीक है, ग्रामीण व्यक्तियों को आपका प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब एक आर्टिकल को यहाँ पर बहुत जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि ये आर्टिकल जो है हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40, और इस पॉइंट यहाँ पर इस आर्टिकल 40 के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपका पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए अनुच्छेद 40 के अंदर बोला गया ग्राम पंचायतों का गठन, किसका, ग्राम पंचायत का गठन की बात कहा गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 40 के तहत। और यह जो है ग्राम पंचायत का गठन सबसे पहली बार कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में। कहां पर, राजस्थान के नागौर जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन पहली बार कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959। इस पॉइंट को आप कैसे याद रखिएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग इसको रट लीजिए, इस पॉइंट से एकदम प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से एकदम डायरेक्ट बनते हैं। या तो पूछेंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 40, या फिर पूछ लिए जाएंगे ग्राम पंचायतों का गठन पहली बार कहाँ किया गया था, तो राजस्थान, या फिर दे देगा नागौर, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि ग्राम पंचायत का गठन पहली बार कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और यह जो ग्राम पंचायत का गठन किया गया था किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो यही बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के समिति के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता के समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों का गठन पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था राजस्थान के नागौर जिलों में। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों के गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, या फिर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। अच्छा, यह तो पेश किया गया था 1957 में, यह समिति आया था कब? 1957 में। और इसके द्वारा जो भी मतलब उद्देश्य था त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की वकालत करने का, जो लागू करने का, इसको मान्यता कब मिला था? 1958 में इसको मान्यता मिला, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति को मान्यता 1958 में मिला था, इतना याद रखिएगा। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू हुआ। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कुछ और समिति। देखिए इसमें यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही आपका ग्राम पंचायतों का गठन पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिलों में हुआ था। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए एकदम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक समिति आया उसके बाद 1986 में। अब हम लोग पढ़ लिए बलवंत राय मेहता समिति जो कब आया था? 1957 में। लेकिन एक समिति आया था 1986 में जिसका नाम था LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, ठीक है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट सिंघवी समिति कब आया था? तो 1986 में। यह क्वेश्चन भी ग्रुप डी में आ चुका है, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे कि सिंघवी समिति कब आया था, तो यह आया था 1986 में। देखिए सिंघवी समिति ने क्या कहा कि जो ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ, यह एक जो गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसको संवैधानिक निकाय नहीं अभी घोषित किया गया था, ठीक है। तो एक गैर संवैधानिक निकाय था, तो इन्होंने वकालत किया कि संवैधानिक मान्यता देने की वकालत किया। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक मान्यता देने की वकालत किसने किया? सिंघवी समिति ने किया, क्योंकि अभी तक इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिला था, ठीक है। किसी भी आर्टिकल में जो है नहीं जोड़ा गया था, किसी भी अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था, किसी भी अनुच्छेद में नहीं जोड़ा गया था, किसी भी भाग में नहीं जोड़ा गया था, यानी कि संविधान में इसको नहीं स्थान नहीं दिया गया था। तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। लेकिन जब सिंघवी समिति 1986 में आया तो यह समिति ने कहा कि संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की, मतलब कि जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने न्याय पंचायत की वकालत की, और तीसरा नंबर में इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। तो पूछा जाए सिंघवी समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की वकालत किया था, तो इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। साथ ही साथ इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की थी, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने वकालत किया कि संवैधानिक मान्यता दिया जाए सिंघवी समिति के माध्यम से, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला या फिर संविधान में जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। कब हुआ था, डायरेक्ट पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। एकदम एक एक पॉइंट, एकदम छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एकदम इसमें छोटा से छोटा पॉइंट से प्रश्न उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1992 में हुआ था। और इसने क्या कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ही त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था था उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो याद रखना है संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत मिला, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला। 1992 में यह संविधान संशोधन हुआ और इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में, अनुसूची 11 में और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ में जोड़ दिया गया। तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि इस 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो अनुसूची 11 में। या फिर कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि
पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में जोड़ा गया। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए कई बार एग्जामिनर आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 243 के ए से लेकर ओ तक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें क्या क्या उच्चारण है, और एनटीपीसी के जब अभी एग्जाम चल रहे थे वहां पर पूछे गए थे ए से ओ तक के बीच कि मतलब किस आर्टिकल के अंदर ये चीज आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसके सारे आर्टिकल को देख लेंगे, 243 के अंदर जो भी आर्टिकल है वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, और ग्रुप डी में भी अभी यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर उससे पहले जान लीजिए, नोट में मार करके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को हम पहले ही बता दिए थे कि लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहली बार 1882 में स्थानीय स्वशासन को लेकर के आया था, जो अभी जो है, और इसी को ही अभी क्या कहते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन को लाया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से ग्रुप डी में डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहाँ से पूछ देंगे, कौन से छोटा प्रश्न पूछ देंगे, इसलिए आप लोग जो कंप्लीट रूप से पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और हर एक प्रश्न को देखिए क्या कहाँ से क्या बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ इसके आर्टिकल के अंदर हम लोग बात करते हैं कि 243 के जो आर्टिकल है इसमें कौन कौन सा आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपको पढ़ना है, ऐसे में सब बता दूंगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सारे आर्टिकल को। यहाँ पर आप लोग इतना अच्छा से मैं शामिल किया हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है कि 243 के ए में क्या आता है? ए में आता है ग्राम सभा। ठीक है, आर्टिकल ए में ग्राम सभा में बताते जा रहा हूँ, आप लोग को इसको याद कर लेना है। ठीक है, और जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको मैं ग्रीन कलर से ठीक है बोल्ड कर दिया हूँ। आर्टिकल 243 के ख में बोला गया है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 के ग में बोला गया है पंचायतों की संरचना, यानी कि जो पंचायत की स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में बोला गया है। आर्टिकल 243 के सी में सीटों का आरक्षण की बात बोला गया है आर्टिकल डी में। ठीक है, ई में बोला गया है पंचायतों की कार्यकाल कितनी होगी? तो पंचायतों की कार्यकाल 5 वर्ष की होगी, अभी हम लोग आगे देखेंगे उसके बारे में। आपका 343 के एफ में बोला गया है सदस्यता के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। जी को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें पंचायतों की शक्ति की बात कहा गया है। 243 के जी के अंदर पंचायतों की शक्ति की बात कहा गया है। 243 का एफ में अगर बात के की बात करते हैं तो पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात कहा गया है, और ओ की बात करते हैं तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की बात कहा गया है। यानी कि जो भी आर्टिकल ओ की बात कर रहे हैं तो जो भी निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। न्यायालयों के द्वारा जो हस्तक्षेप होगा उसका वर्णन किया गया है आपका 243 के ओ के अंदर। के में किया गया है पंचायत के लिए निर्वाचन की बात कहा गया है आर्टिकल 243 के के में। आर्टिकल 243 जी में बोला गया है पंचायत की जो शक्ति है उसके पावर है उसके बारे में बोला गया है आर्टिकल जी में। आर्टिकल सी में बोला गया है पंचायतों की उसकी संरचना कैसी होगी। डी में बोला गया है सीटों का आरक्षण। ठीक है, ये सारे आप लोग जितने भी यहाँ पर मैं दिया हूँ सारे को याद कर लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग बोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 243 के अंदर जितने भी आर्टिकल आते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद अब फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, जितने भी आर्टिकल थे इसके अंदर ये भी हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके चुनाव का, इसके कार्यकाल का। ठीक है, और कुछ समितियां, बस इतना ही देखेंगे हम लोग। और कहाँ कहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है ये हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करेंगे चुनाव की, तो इसका चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन, राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव करवाता है। अच्छा, इसका कार्यकाल कितने वर्षों की होती है? 5 वर्ष का पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो मुखिया बनते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष के होते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर जो मुखिया होते हैं उसके कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं, या फिर पंचायत समिति के अंदर या जिला परिषद के अंदर जो अध्यक्ष या मुख्य प्रमुख होते हैं उसकी भी कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। लेकिन अगर विघटन की स्थिति हो जाए, विघटन कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में 6 माह के अंदर, यानी कि 6 माह के अंदर जो है आपको चुनाव कराना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए, 6 माह के अंदर फिर वहाँ चुनाव कराना पड़ेगा। ये पॉइंट डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, निर्वाचन चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो आयु उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए।
कितनी चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया किसी की पंचायती राज व्यवस्था में कार्यकाल कितने वर्षों की होती है, 5 वर्षों की, और न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, 21 वर्षों की। क्योंकि अक्सर बच्चे 25 वर्ष मार के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 21 वर्ष होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, 21 वर्ष मार के आना है, ठीक है। 25 वर्ष प्रधानमंत्री के चुनाव में 25 वर्ष होता है ना। चलिए, प्रमुख समिति, जो कि डेली क्वेश्चन प्रमुख समिति से पूछ रहा है कि कौन सा समिति जो है कब आया था, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा समिति कब आया था और उसमें कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वकालत किया था। तो सबसे पहले 1957 में आया था पंचायती बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था, ठीक है। उसके बाद आया अशोक मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था, यह बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज वकालत जो किया था वही लागू है ना। चलिए, अशोक मेहता समिति इसके बाद आया था, जो आया था 1977 में। यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किया, यानी कि इन्होंने कहा कि ना 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होगा, ठीक है। तो ये अशोक मेहता समिति ने कहा था, कब, 1977 में आया था। उसके बाद आया राय समिति, यानी कि हनुमंत राय समिति। हनुमंत राय समिति कब आया, तो यह आया 1983 में। 1983 में आया हनुमंत राय समिति। फिर आया GV राव समिति। यह क्वेश्चन कल को ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। और GKV राव समिति जो है, यह 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वकालत किया है। और इन्होंने इसकी जो पंचायती राज व्यवस्था है 1985 में आया था, कब, 1985 में। सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986 में आया, और इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किया। एक आया था सरकारिया आयोग जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताता है, और यह 1983 में आया था। तो याद रखिएगा, हनुमंत राय मेहता समिति और सरकारिया आयोग दोनों 1983 में आए थे। पी.के. गुंथन समिति यह भी आ चुका है ग्रुप डी में, ठीक है। तो देखिए, लगभग आपका आ चुके हैं, और जो बचे हैं ये भी याद कर लीजिए। हो सकते हैं रिपीट क्वेश्चन किया जाए, तो जरूर याद कर लीजिए। पी.के. गुंथन समिति 1989 में आया था, कब, 1989 में आया। उसके बाद आया हरलाल सिंह खर्रा समिति, और यह आया था 1990 में। हरलाल सिंह खर्रा समिति जो 1990 में आया था, ठीक है। इसका PDF आपको सारे हम दे देंगे। कहाँ पर दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, फिर 20 साल बाद आया अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है। 1983 और 1986 दोनों में को एक 1983 में 2 समितियाँ, एक हनुमंत राय समिति और दूसरा आया आपका सरकारिया आयोग, दोनों 1983 में आया। 1985 और 86 को एक साथ याद रख लीजिए। राव समिति आया 1985 में, और सिंघवी समिति आया 1986 में, और गुंथन समिति 1989 में, और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। तो ये इस तरह से आए। 85-86 एक साथ याद रखिए, राव समिति और सिंघवी समिति। 89-90 एक साथ याद रखिए, गुंथन समिति और खर्रा समिति। और बलवंत राय मेहता समिति तो आपको लोग को याद ही हो गया, 1957। उसके 20 साल बाद अशोक मेहता समिति 1977, बस याद हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में इस पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न आ भी गए हैं ऐसे। देखिए, मेघालय, हमारे जो राज्य है 28, उसमें से मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कहाँ नहीं है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों को जरूर याद रख लीजिए कि हमारे कहाँ पर अभी किस किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अच्छा, इसको याद रहेगा, ट्रिक क्या हो सकता है, तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं ऐसे। नागालैंड है ना, मेमीना याद रख लीजिए। मेमीना क्या याद रखिएगा, मेमीना। मे से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम, ना से हो गया नागालैंड। तो मेमीना ट्रिक बना के याद रख लीजिए। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसमें पंचायती राज व्यवस्था उपलब्ध नहीं है अभी, है ना, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वो है दिल्ली। तो डायरेक्ट यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और राज्य पूछा जाए तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह राज्य सूची का विषय है, जिसके अंदर टोटल कितने विषय है, तो 29 विषय है। टोटल कितने विषय है, 29 विषय है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे आपके खत्म हो गए हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिए होंगे तो कोई PDF भी मिल जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फैक्ट थे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में सारे के सारे हमने बता दिया है। इसी के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा 100% आपसे वादा है, एकदम विश्वास दिला रहा हूँ आपको। अगर अच्छे से पढ़ाएंगे तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसका एमसीक्यू कवर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 20 से 25 एमसीक्यू कवर कर लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर से आप लोग रिवीजन के तौर पर कम कर लीजिएगा वहाँ पर कवर, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यू। तो चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं फुल्ली कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ और उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोग कितना क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो भाग 9 के अंदर आता है। कौन से भाग में आता है, भाग 9 के अंदर आता है। आर्टिकल पूछा जाता है 243 से लेकर के 243 के ओ तक आता है ना। और अगर अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 11, संविधान संशोधन पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन। तो ये सारे हम बता चुके हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायत के विघटन के उपरांत, अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसके उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि में नए चुनाव कराने हेतु सही है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर ही, या 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो बोला जा रहा है अगर पंचायत जो है विघटित हो जाता है तो उस कंडीशन में कितने समय के अंदर जो है फिर से चुनाव कराना जरूरी है, ठीक है। तो यह है 6 माह के अंदर, यह हम बताए भी थे जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना। तो 6 माह के अंदर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए? राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। पढ़े भी थे हम लोग कि राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि राज्य सरकार के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज का चुनाव करवाया जाता है, निर्वाचन करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। तो पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके साथ बोला जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो कार्यकाल रखा गया है वो 5 वर्ष का रखा गया है ना। कि कोई भी अगर जो इसमें जीतते हैं, अगर मुखिया के पद में जीतते हैं, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में, तो वह 5 वर्ष तक के लिए उसका कार्यकाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो सभी को पता होना चाहिए, लेकिन यह कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं था, तो आप लोग को बताना होगा कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993 या फिर 24 मई 1994। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1993, 24 अप्रैल 1993 लागू हुआ था, जिसमें कि 73वां संविधान संशोधन के तहत यह लागू हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1992 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। आगे पूछा गया है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर राज्य जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो सभी को पता है कि राज्य सरकार के द्वारा इसका जो है राज्य सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है इसका चुनाव, है ना। आगे अगर हम देखते हैं तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया। तो सभी जानते होंगे कि 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है लागू सबसे पहले कहां पर किया गया? राजस्थान के नागौर जिला में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो क्रमानुसार बताना है, सबसे पहले कहाँ कहाँ अपनाया गया था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजस्थान में अपनाया गया था। उसके बाद सेकंड दो यहाँ पर मतलब कि स्टेट दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन सा देश अपनाया और दूसरे नंबर में सबसे पहले कौन सा राज्य अपनाया और दूसरा कौन सा राज्य है जिन्होंने दूसरी कौन सी राज्य है जिन्होंने स्थानीय शासन मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। तो पहला तो था राजस्थान, लेकिन दूसरा कौन था? दूसरा था आंध्र प्रदेश। और यह क्वेश्चन आया है कि दूसरा कौन सा राज्य है जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया। तो दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। पहले राजस्थान ने अपनाया, फिर आंध्र प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को याद रखिए कि सेकंड में आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? सरकारी आयोग का प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन,
बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन या फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से ही जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का वकालत किया वही पंचायती राज व्यवस्था अभी लागू है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस भाग के में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात जो आता है किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल के तहत आता है 40, है ना। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 40 में किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल? पंचायती राज व्यवस्था आता है आपका आर्टिकल 243 के अंदर, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के तहत होता है, ठीक है। और आर्टिकल 40 किस भाग के अंदर आता है? भाग 4 में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो संगठित करने का निर्देश कौन करता है? किस आर्टिकल के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है? अभी हम बताएं, आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आगे है प्रश्न की संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो सभी को पता है कि 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत का कार्यक्रम को शामिल किया गया, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना। आगे प्रश्न है आपका, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, प्रशासन व जनता के सहयोग पर। तो हम क्या बताए थे आपको कि सत्ता यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पंचायती राज प्रदान करता है, कौन करता है? अच्छा, पंचायती राज प्रदान करता है, देखिए इसके बारे में क्या दिया है, 4 स्टेटमेंट दिया है। पिछड़े क्षेत्रों के कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन नहीं, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव, तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन है ना, लोकतांत्रिक प्रशासन की व्यवस्था किया गया है, यानी कि वहाँ के ग्रामीणों को जो है प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो पंचायती राज प्रदान क्या करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो प्रधान लक्ष्य क्या है इसका? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना नहीं, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ये बात भी गलत है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, सही बात है, यानी कि ग्रामवासियों में शक्ति का क्या किया जा रहा है? बंटवारा कर जा रहा है, विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता होगा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि भाग 4 में आता है, इसी के तहत जो है आपका पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्था किया गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो सभी को पता है और हम बता भी चुके हैं कि 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो हम बताए थे आपको जब हम थ्योरी बता रहे थे, तो कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 11वें अनुसूची के अंदर रखा गया है, जो कि राज्य सूची का एक विषय है पंचायती राज व्यवस्था, और इसमें कुल टोटल जो है 29 विषय है। कितने? 29 विषय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और हम वहाँ पर बताए भी नहीं थे, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है, 1/3, यानी कि 3 भाग में 1 भाग जो है महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित किया गया है, ठीक है। 3 भाग में 1 भाग जो है महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। अच्छा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि सीटों का जो आरक्षण है आर्टिकल 243 के कितने में आता है? A, B, C या फिर D?
तो बताइए 243 के ए में आता है या फिर 243 का बी में, 243 का सी में या फिर 243 का डी में, किस में आता है सीटों का आरक्षण? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर देखे होंगे आप लोग अच्छे से तो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं इसको। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो आपका बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? अभी भी चल रहा है आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के अकॉर्डिंग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रदान किया गया था उसी को लागू किया गया है और वही अभी चल रहा है ना। चलिए आगे है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था कि जो आपका पंचायती राज के चुनाव जो है उसमें राजनीतिक दलों को खुले तौर पर जो है चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था कि कोई चुनाव चिन्ह को अपनाओ और उसके आधार पर भाग लेने का अधिकार मतलब सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति। अच्छा, अशोक मेहता समिति कब आया था? तो अशोक मेहता समिति आया था 20 साल बाद यानी कि 1977 में, और यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत करता है, इसका भी याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर क्या होता है? तो हम लोग को पता है ग्राम सभा होता है निम्नतर स्तर या फिर पंचायत। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पंचायत समिति होता है, उसके बाद जिला परिषद। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है ना। आगे है पंचायती राज विषय है, किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है, जिसके अंदर टोटल कितने विषय है? 29 विषय है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट 25 वर्ष लगा के चलाते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो सही बात है, 2 अक्टूबर 1959 को इसका शुभारंभ हुआ राजस्थान के नागौर जिला में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एक प्रश्न है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। वास्तव में पहले जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को 1882 में लाया गया था, और यही स्थानीय स्वशासन जो है अभी पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है ना। तो स्थानीय स्वशासन को किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में, जिस वजह से स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है, और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इसको भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगर हम जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे, थ्योरी बता रहे थे, उस समय अगर वीडियो को देखे होंगे तो आज जरूर इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप। तो जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।